हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? हमने न्यू चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसके दो पार्ट यानी दो वीडियोस आ चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज थी वो पढ़ ली थी। और सेकंड पार्ट में हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट कर ली है। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके प्लीज देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आगे की ग्लैंड्स को समझने में। ठीक है। मैंने क्या कहा था? मैंने बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम में दो ग्लैंड्स काम करती हैं, एक को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और एक को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक एक मिक्स ग्लैंड भी होती है जो दोनों की तरह काम करती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमने शुरू कर दी थी, जिसमें हमने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हमने यहाँ पर 9 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है। अब उस 9 तरीके की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था। सबसे पहले हम अपने ऊपर वाले पार्ट में चले जाते हैं, ब्रेन वाले। ब्रेन में 3 टाइप की क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। उसके बाद हम आते हैं फेस में। फेस में किसी भी तरह की कोई ग्लैंड नहीं होती है। उसके बाद हम अपने थ्रोट में यानी नेक में आते हैं, होती है थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड यानी पीछे साइड होती है पैराथायराइड की 4 छोटी छोटी बटन के शेप की ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद हम अपने चेस्ट में आ जाएंगे तो चेस्ट में होती है थाइमस ग्लैंड। उसके बाद एब्डोमिनल वाले पार्ट में आ जाएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होती हैं, और एक पेंक्रियाज होता है, और इंटेस्टाइन के नीचे हमारी कोनेट्स होती हैं, जिसको टेस्टिस कहते हैं मेल में और फीमेल में कहते हैं ओवरी। तो ये सब तो मैंने याद करने का बता दिया था, ऊपर से नीचे तक हमें इस तरीके से याद करनी है। और ब्रेन में हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पूरी कवर कर चुके हैं। आज हम जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, मैं टोटल की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर, लेकिन मैं यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रही हूँ। जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो है थायराइड ग्लैंड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों हम साथ में ही पढ़ेंगे, क्योंकि थायराइड के ही नीचे समझ लो पैर के पास, वैसे वो पीछे साइड होता है, ऐसे समझ लो कि थायराइड के पास क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड इस तरीके की होती है, ये देखो, ये कहाँ पर है? नेक में है थायराइड ग्लैंड, और उसी उसी में क्या होते हैं? 4 लोब्स होते हैं इस तरीके से, इनको कहते हैं पैराथायराइड। तो हम शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड से। अब देखो, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या है? देखो कहाँ पर होती है? हमारे थ्रोट में। लोकेशन इसकी आपको पता ही चल गई होगी। और सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और कैसी शेप का दिख रहा है? ये देखो, बटरफ्लाई के शेप का दिख रहा है। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये बटरफ्लाई शेप है, या इसको कहते हैं एच शेप। ये देखो, ये इस तरीके से एच शेप का दिख रहा है, हम इसको एच शेप भी कह सकते हैं। तो अगर आएगा कि बटरफ्लाई शेप कौन सी ग्लैंड की होती है या एच शेप्ड किसका होता है, तो होगा थायराइड ग्लैंड। ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है? थ्रोट या नेक में। अब देखो, अगर हम इसका एक सिलेक्शन काट के देखें या इसको जूम करके देखें तो हमें बहुत सारे क्या ऐसे ऐसे करके फॉलिकल्स मिलते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जिनमें क्या होता है? फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ठीक है। फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। इसमें क्या होता है? थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और थायराइड ग्लैंड ही एक ऐसी ग्लैंड है जो अपने हार्मोन क्या करता है? ये जो कॉलॉइड्स है इसमें स्टोर करता है। और इन फॉलिकल्स के बीच में कुछ टिश्यूज होते हैं जिसको स्ट्रोमल टिश्यूज कहते हैं, और यहाँ पर कुछ सेल्स भी मिलती है जिसको पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। और जो ये देखो, मैंने क्या बताया था? जो बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड होती है उसमें दो लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट, और इन लेफ्ट राइट को जो जोड़े रखता है उसको कहते हैं ग्लैंड है। उसका लेफ्ट और राइट लोब को कौन कौन जोड़े रखता है? तो उसको कहेंगे हम स्टेम्स। ठीक है। अब देखो, रिलीज थायराइड हॉर्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायराइड हार्मोन। और इस थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। चाहे आप थायरोक्सिन कहो चाहे थायराइड हार्मोन कहो, एक ही बात है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था? इसमें फॉलिकुलर सेल्स होती हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो थायरोक्सिन यानी थायराइड हार्मोन रिलीज करती हैं। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? कैल्सिटोनिन। ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड ही यूज करती है। लगभग 98% तो ये रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन ओनली 2% ही रिलीज होता है। ठीक है। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या रिलीज करते हैं? देखो, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं। कहाँ करते होंगे? ब्लड में ही करते होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायराइड हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे। तो थायराइड हार्मोन बनने के लिए सबसे पहले आयोडीन की जरूरत होती है और एक अमीनो एसिड की जरूरत होती है। जो
जो आयोडीन होता है वो सबसे ज्यादा हमें किस में मिलता है, जो हम खाते हैं नमक उसमें, उसको कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड। कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि जो हम नमक खाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और इसी आयोडाइड से क्या होता है, आयोडीन मिलता है। और अमीनो एसिड कौन सा चाहिए होता है, टायरोसिन। तो टायरोसिन और आयोडीन मिलकर क्या बनाते हैं, थायराइड हार्मोन। और ये कौन कौन से होते हैं, टू टाइप के, T3 और T4। T3 को, T3 किससे मिलकर बना है, T3 मिलकर बना है 3 आयोडीन और 1 टायरोसिन से मिलकर। मतलब कि 3 तो आयोडीन मिले हैं, 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के हैं और 1 टायरोसिन का है, तो क्या बन गया, ट्राई आयोडो टायरोसिन। इसको कहते हैं T3, ट्राई मतलब 3। अब T4 यानी 4 आयोडीन है और 1 टायरोसिन है, तो टेट्रा आयोडोटायरोसिन हो गया, यानी टेट्रा मीन्स 4। तो इस तरीके से इसके नाम होते हैं, ट्राई आयोडोट्रायोसिन और टेट्रा आयोडोट्रायोसिन। ठीक है। अब थायराइड हार्मोन के क्या काम होते हैं, सबसे पहले तो हमारी बॉडी में वाटर बैलेंसिंग का, क्योंकि क्या होता है, वाटर का बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। वाटर का बैलेंस नहीं होगा तो हमारा शरीर क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा। तो थायराइड, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। और रेगुलेट बीएमआर। अब बीएमआर क्या होता है, बीएमआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या। जैसे क्या हो जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी फॉर्म होती है, उसकी ग्लूकोज की होती है। तो मान लो क्या हो गया, जैसे हमने खाना खाया, C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज है। ये किससे मिला, ऑक्सीजन से मिला। ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यही तो प्रोसेस होगी ना, हमारे शरीर में एनर्जी कैसे मिलेगी, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी तो मिलेगी। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया है उससे हमें किस रेट से हमें एनर्जी मिल रही है, या जो भी ग्लूकोज हमारे शरीर में है, O2 किस रेट से उस ग्लूकोज को तोड़ रहा है और एनर्जी बना रहा है। जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत खाना खाते हैं लेकिन उनके शरीर में लगता नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि यार खाता तो हूँ लेकिन मेरे को हमेशा कमजोरी सी रहती है। तो इसका मतलब क्या है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, जो उसका खाना है उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली तोड़ ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ये होता है कि जो जो भी ग्लूकोज है, जो खाना हम खा रहे हैं, ऑक्सीजन उसको किस रेट से तोड़ रहा है या किस रेट से एनर्जी मिल रही है। देखो, रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट मतलब जितनी भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसको क्या होता है, उसके रेट को मेंटेन कौन करता है, ये थायराइड हार्मोन। ठीक है। अब इसके देखो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कभी कभी जो कभी कभी थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाता होगा, कभी कम हो जाता होगा। तो थायराइड हार्मोन ना ज्यादा अच्छा होता है ना कम अच्छा होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जब क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन, जब कम होगा थायराइड तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। जिसमें जिसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे क्या होता है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या होता है, ये बच्चों में होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होगा। मतलब वो क्या होता है, जो वो सोचने समझने की शक्ति उनमें इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती, उनकी फिजिकली ग्रोथ कम होगी, मेंटली उनका मेंटली ग्रोथ, उनका जो मेंटल लेवल है वो कम हो जाएगा, उनको इमेजिनेशन नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो उनका क्या होता है, इसमें लो आईक्यू होता है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाती है। और एक होता है मिक्सिडिमा। इस मिक्सिडिमा किसमें होता है, अडल्ट में होता है, वो भी किसमें, फीमेल के केस में। ठीक है, इसको गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, जो पीरियड्स होते हैं फीमेल में, वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी तो बंद भी हो जाते हैं। जैसे आजकल देखा, सबको थायराइड थायराइड की होती है, पीसीओडी हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये सब इन्हीं की वजह से होता है। इसमें क्या हो जाता है, वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना, मतलब जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ओबेस की कंडीशन हो जाती है। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है, और पिंपल्स आ जाते हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों में ये खासकर इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर आगे चल के जब कभी वो प्रेग्नेंट होती है उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, और इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाते हैं, ये हमें इस तरीके की डिजीज हो जाती है। तो मोस्टली फीमेल में ये ज्यादा होता है। एक होता है हाशिमाटो डिजीज, इसको कहते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि जो हाशिमाटो डिजीज होती है ना, उसमें क्या होता है, जो जो ये थायराइड हार्मोन होते हैं वो इतने कम बनते हैं, इतने कम बनते हैं कि जो ग्लैंड्स की सेल्स होती हैं वो आपस में ही क्या करने लग जाती हैं, एक दूसरे को मारने लग जाती है। तब इसको कह रहे हैं कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, अपनी सेल्स को खत्म करने लग जाता है। ठीक है। और सिंपल गोइटर तो क्या हो गया, स्वेलिंग ऑफ नेक।
उसके गले में जब आयोडीन की ज्यादा ही कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन बनते ही नहीं है, तो उसके क्या हो जाता है, गले में क्या हो जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, घेंगा भी कहते हैं इसको। तो उसका स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, एक टाइम बाद पस भर जाता है, बहुत बुरी कंडीशन होती है। ठीक है, तो आयोडीन हमें प्रॉपर लेना चाहिए। और आयोडीन जब पहले के टाइम में ना बहुत कम मिलता था, लोग अच्छा नमक नहीं खाते थे, तो उससे ये डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन अब सब अवेयर हैं, अच्छा नमक खा रहे हैं, आयोडाइज नमक खा रहे हैं, तो ये डिजीज अब बहुत कम देखने को मिलती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो, हाइपो तो पढ़ लिया, लेकिन हाइपर थायराइडिज्म भी होता है, मतलब कि हाइपर सीक्रेशन, जब क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो रहा है, तो उसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसमें भी क्या होता है, इसको कहते हैं एक्सोप्थेलिमिक गोइटर कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले तो मतलब इसमें वेट लॉस हो जाता है। जैसे जब हाइपो हो रहा था तो वेट बढ़ रहा था, लेकिन इसमें वेट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आई बॉल आउट, जो हमारी आंख की ये पुतली होती है, जो आंख की होती है ना आई बॉल, वो बाहर आ जाती है ऐसी बड़ी बड़ी। ये देखो मैंने फिगर में दिखा रखा है, इस तरीके से आंख ये हमेशा ऐसी हो जाती है, बाहर आ जाती है। फिजिकली जो उनकी ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, स्वेलिंग, पेट फूल जाता है। तो ये सारी डिजीज कब होती, ये सारे सिम्टम्स कब देखने को मिलते हैं, जब थायराइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब थायराइड तो ठीक है, तो मैंने कहा था थायराइड में कुछ सेल्स क्या करती हैं, थायराइड हार्मोन करते हैं, जैसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, जैसे T3 T4। लेकिन कुछ होती हैं पैरा फॉलिकल सेल्स, वो क्या करती है, कैल्सिटोनिन रिलीज करती हैं। ये कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, जो कैल्शियम ब्लड में होता है उसको क्या करना, कैल्शियम लेवल कम करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कैल्शियम बोन्स में होते हैं, नेल्स में होते हैं, टीथ में होते हैं, हेयर में होते हैं और ब्लड में होते हैं। हाँ जी हाँ, ब्लड में भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन सब में कैल्शियम होता है। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ अभी, कैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल कम करता है, वो कहाँ की बात कर रही हूँ, ओनली ब्लड की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ब्लड की। तो कैल्सिटोनिन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना, जब बढ़ गया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है, कभी भी कोई ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब बढ़ रहा है, कैल्सिटोनिन क्या करेगा, जितना जरूरत होगी उतना छोड़ देगा, जितनी जरूरत होगी सारा का सारा कहाँ डाल देगा वो, कैल्शियम कहाँ डाल देगा, बोन्स में। बोन्स किससे बनी होती है, कैल्शियम की, तो बोन्स को तो चाहिए ही होता है कैल्शियम, तभी तो बोन क्या हो जाएगी, स्ट्रोंग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाएगा, और कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाएगा और क्या, बोन्स में चला जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी, बोन स्ट्रांग हो जाएगी। और अब देखो कुछ ज्यादा ही एक्सेस हो गई, मान लो ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम आ जाएगा, तो वो क्या करता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हम फूड में लेते हैं, जैसे टमाटर के बीज में मिलते हैं, टमाटर के छिलके में और पालक में, बहुत सारी चीज, हाँ बहुत सारी चीजों में क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। बहुत सारी चीजों में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या कहते हैं, स्टोन। ये इस तरीके से स्टोन बना लेता है। तो ब्लड में क्या हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और ये क्रिस्टल अगर ब्लड के थ्रू किडनी में चले गए तो किडनी का स्टोन बना देंगे। अगर ब्लड के थ्रू गॉल ब्लैडर में चले गए तो गॉल ब्लैडर का स्टोन बना देंगे। तो तभी कैल्सिटोनिन का काम होता है कि ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करके रखना। जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या कर देता है, सारा का सारा बोन्स में डाल देता है, और उसके बाद भी अगर बढ़ गया तो क्या हो जाता है, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक नहीं चार होती हैं, और थायराइड ग्लैंड के जस्ट डोर्सल साइड यानी पीछे साइड होती हैं। थायराइड में ही एक चार छोटे बटन की तरह होती है। ये देखो, ये क्या है, एक थायराइड ग्लैंड है, इसमें इसके चारों कोनों में क्या है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड तो यहाँ पर होती है ट्रैकिया के थोड़े पीछे, और डोर्सल की साइड में पूरा क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज कर रही थी, उसी तरह पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेंगी। इसका एक नाम और है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, और इसको कॉलिप्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब मैं हार्मोन से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक हार्मोन नहीं है, बहुत सारे हार्मोन मिलकर कॉलिप्स हार्मोन के नाम से फेमस है। क्योंकि ये साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी करी होगी, तो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम कॉलिप्स हार्मोन्स पड़ गया। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम क्या होता है, कैल्सिटोनिन का जस्ट अपोजिट। वहां पर वो क्या कर रहा था, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा था, कम कर रहा था ना। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं। कैसे, देखो जैसे हमारे बोन्स में क्या है, कैल्शियम है, बहुत ज्यादा है।
ठीक है, कैल्शियम स्ट्रांग होती है। जब जब कोई एक हेल्दी स्ट्रांग बोन है तो उसमें कैल्शियम भर के होगा। और अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम को बोन से क्या कर देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। ठीक हो गया। इससे क्या हो जाता है, देखो बोन रिडक्शन मतलब क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट इंक्रीज। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन्स क्या होंगे, धीरे, ऑस्टियो माने बोन, क्लास्ट माने ब्रेक डाउन, टूटना, तो बोन्स क्या होंगी, टूट के कैल्शियम रिलीज करेंगी कहाँ, ब्लड में। और किडनी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन भी होगा। किडनी से क्या होगा, सारा जितना भी वो फिल्ट्रेशन के टाइम में किडनी में कैल्शियम आया होगा तो वो भी रीअब्जॉर्प्शन होके ब्लड में चले जाता है। और गट मतलब जितनी हमारे इंटेस्टाइन में जो भी हमने खाना खाया होगा उससे हमें कैल्शियम मिला होगा, दूध में, पनीर में, सब में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो वो भी क्या होता है, वहां से एब्सॉर्ब कर लेता है ये पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड देखो तीन तरीके से कैसे वर्क करता है। देखो सपोज ये क्या है, एक नॉर्मल ब्लड है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड क्या होता है, अगर 100 ml में 10 mg कैल्शियम है तो वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अगर किसी वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया, ब्लड का कम हो गया, तो जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो देखो कैसे बढ़ाता है, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन का काम तो क्या है, कैल्शियम को बढ़ाना। तो कैल्शियम कम हो गया है तो तुरंत पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेंगे कैल्शियम को, किडनी से क्या करेंगे, ले लेंगे। किडनी में जितना मैंने अभी बताया था कि जो किडनी में फिल्ट्रेशन के टाइम जो भी होगा, क्योंकि यूरिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम भी आता है, तो वो कैल्शियम क्या होगा, किडनी क्या कर लेगी, अपटेक बाय किडनी, किडनी से सारा उसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सारा का सारा ले लेगा और ब्लड में डाल देगा। दूसरा क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट, जो से मैंने अभी बताया था कि बोन से क्या करेगा, सारा का सारा बोन से कैल्शियम ले लेगा जितनी जरूरत है और क्या करेगा, कैल्शियम को ब्लड में रिलीज कर देगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या करता है, ये देखो विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है। विटामिन डी के एक्टिवेट होते ही क्या होगा, और इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम है उसको क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है। और कहाँ पर कर देता है, तो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन बढ़ जाते हैं। एक तो किडनी से कैल्शियम आयन को लेके ब्लड में डाल देगा, एक विटामिन डी को एक्टिवेट करके क्या करेगा, इंटेस्टाइन से ही कैल्शियम लेके ब्लड में डाल देगा। दूसरा क्या होगा, तो बोन्स में ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोसेस करवाएगा और क्या करेगा, बोन से ब्लड में रिलीज करवा देगा कैल्शियम को। और फिर ये जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता तब तक करते रहेगा, जैसे ही नॉर्मल आ जाएगा तो फिर ये प्रोसेस रुक जाती है। अब क्या होगा, जैसे अब जैसे ज्यादा कैल्शियम हो गया और उसको कम करना है तो फिर कैल्सिटोनियन काम करेगा। फिर क्या करेगा, वो जितना भी ब्लड में ज्यादा हो गया उसको बोन्स में डाल देगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, काउंटरएक्ट हार्मोन है। एक दूसरे, विरोधाभास कहेंगे इसको, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई दो ऐसे काउंटरएक्ट हार्मोन के नाम बताओ, तो क्या हो जाएंगे उसमें, कैल्सिटोनियन और पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, ऐसे दो काउंटरएक्ट हार्मोन आगे भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इसके भी डिसऑर्डर देख लो। जब अब देखो, हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, अगर क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया माने तो क्या हो जाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना। उससे क्या होता है, देखो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, देखो वहां पर क्या होंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा होगा और उनसे क्या होगा, कैल्शियम आयन बाहर निकलते जाएंगे बोन से। बोन से निकलते जाएंगे तो बोन्स क्या होने लग जाएंगी, हल्की खोखली होने लग जाएंगी, कमजोर हो जाएंगे। ऑस्टियो माने बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स में छेद होने लग जाएंगे छोटे छोटे। और क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, कैल्शियम जब ज्यादा हो जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है और किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन कोई सा भी बन जाता है। लेकिन हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो जाता है, जब लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जब कैल्शियम लेवल कम होता है ब्लड में, तो क्या करता है, लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ मसल्स एंड नर्व प्रॉब्लम। क्या होता है, कैल्शियम कम हो जाएगा तो जब आप मसल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखना कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कैल्शियम ही कम है ना तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, स्टिफनेस फील होगी हमें। ठीक है, और जो ये नर्वस प्रॉब्लम मतलब, जब मैंने अभी आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था केमिकल ट्रांसमिशन, मैंने कहा था कि जो दो न्यूरॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जो साइनेप्स के थ्रू जो उनका केमिकल ट्रांसमिशन होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो कैल्शियम की प्रेजेंस में होते हैं। जब कैल्शियम आयन वहां पर प्रेजेंट होगा तभी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे और केमिकल ट्रांसमिशन होगा।
अगर कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो इस तरीके का ट्रांसमिशन क्या नहीं हो पाएगा और नर्व इम्पल्स पास नहीं कर पाएंगे। तो कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, हार्मोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम न ज्यादा अच्छा होता है न कम अच्छा होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब हमारा हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया है, पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया है, थायराइड कंप्लीट हो गया और पैराथायराइड कंप्लीट हो गया है। अब छोटी छोटी ग्लैंड्स पड़ी हैं, अब हम एक एक दो दो करके इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो कैसी लगी क्लास? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और जो भी आपको डाउट होता है, ये जो भी बात करनी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू अगर आपने नहीं देखे तो एक बार प्लीज उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। मिलते हैं एक नई ग्लैंड के साथ नई क्लास में। टिल देन, बाय।